नाज़रीन, डॉग दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो नई रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है, उसका इजलास चीफ जस्टिस ने 5 नवंबर को बुला लिया है और दूसरी तरफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में और कुछ पार्लियामेंट अमेंडमेंट करनी जा रही है। अब जो मैटर है सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आइनी बेंच का बनना है और यही बात थी कि अगर आइनी बेंच चीफ जस्टिस साहब कब आइनी बेंच को बनाने के लिए इजलास बुलाएंगे और कब नोटिफाई होगा और कब मेंबरान को इसमें उनके नाम दिए जाएंगे। तो अब जबकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके मेंबर की तादाद कोई 13 है और इनिशियल स्टेज पे 12 होगी, वो मैं बताता हूँ कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इसके अलावा आपके 3 सीनियर मोस्ट जज हैं जिनमें अभी तक जो मौजूद हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन। तो ये 4 जज हो गए। इसी तरह 4 पार्लियामेंट के मेंबर हैं और एक नॉमिनेशन है स्पीकर की खातून की। तो 4 कौमी असम्बली यानी 2 कौमी असम्बली और 2 सेनेट के, 1 अपोजिशन, 2 हुकूमत के लोग होंगे, बैलेंस रखा है। इसके अलावा लॉ मिनिस्टर्स हैं, इसके अलावा बार काउंसिल्स का एक नाम है, उसके अलावा आपके अटॉर्नी जनरल है। तो टोटल 12 हो गए। लेकिन सुप्रीम जुडिशल कमीशन नेक्स्ट जब आइनी बेंच बन जाएगा तो उसका जो हेड होगा वो भी इस कमीशन का मेंबर होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका हेड कौन है और कौन फैसला करेगा और ये कितने मेंबरान पे होगा। आपको पता है कि अभी हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 17 जजेज़ हैं उसके बजाय 25 हो जाए। और आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि 34 जजेस को भी सोचा जा रहा है। बहरहाल अगर 25 जजेस भी हो जाते हैं तब भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे मसाइल, क्योंकि हम ये सवाल उठा रहे थे कि आइनी बेंच में जो जजेस हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट से लेने हैं और कमीशन फैसला करेगा, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए 5 लेते हैं तब भी कमी हो जाती है, 7 लेते हैं तो और कमी हो जाएगी, 9 जज ले जाएंगे तो फिर तो तकरीबन कोई 7 जज रह जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और 62,000 पेंडिंग केसेस हैं। तो इसलिए मज़ीद जजेस की बहुत ज़रूरत है और सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो है वो अभी का इजलास हो रहा है। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि चीफ जस्टिस ने इजलास बुलाया, अगर वो ना बुलाते तो सुना ये कि कानून ये है कि 1/3 से जो कमेटी है सुप्रीम जुडिशल कमीशन की वो बुला सकती थी। तो बहरहाल चीफ जस्टिस ने बुला लिया, लेकिन चीफ जस्टिस का इसमें 1 वोट है और बाकी जजेस का भी ये वोट है। हो सकता है कि क्योंकि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में नहीं बैठे थे और 26वीं तरमीम के हवाले से उनके स्टेटमेंट बड़े नेगेटिव थे, तो अब जबकि 26वीं तरमीम की क्रिएशन है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। नहीं बैठते हैं तो फिर जस्टिस अमीन के साथ 2 जज और जो उनसे रिलेटेड हैं बिल्कुल नेक्स्ट 2 सीनियर उनको लिए जाएंगे। तो अब कमीशन का इजलास है जिन्होंने ये फैसला करना है कि कितने जज होंगे और इन जजेस में हेड कौन करेगा। और इसमें किसी भी जज का और किसी भी मेंबर का 1 वोट है, कोई इन्फ्लुएंशियल नहीं है, बहुत ही क्लियर पोजीशन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आइनी बेंच है ये आपके कॉन्स्टिट्यूट होने जा रहा है और ये जो इजलास है ये 5 नवंबर को इजलास बुलाया है और ऐसी सूरत हाल में कौन एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है। इसमें जो मेन एक्सपेक्टेड है वो ये है कि अगर हुकूमत ने जस्टिस मंसूर को ही आइनी बेंच बनाना होता तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे वो चीफ जस्टिस बन जाते। तो क्लियर है कि हुकूमत का और पार्लियामेंट का ये मंशा नहीं था, तभी वो लेके आया है। दूसरा ये कि क्या जस्टिस मंसूर को आइनी बेंच का सरबराह बना दिया जाए और अगर उनको बनाने की बात पार्लिमानी कमेटी यानी जो कमेटी है जुडिशल कमीशन, उसमें हुकूमत और पार्लियामेंट अगर ये या अपोजिशन ये फैसला करती है और ख़ास तौर पे हुकूमत और पार्लियामेंट के जो उनके हिमायती हैं, तो फिर क्या ज़रूरत थी फिर आइनी बेंच में लाना था अगर मंसूर को, तो फिर सुप्रीम जो चीफ जस्टिस ही रहने देते। तो इसका मतलब क्लियर है कि जस्टिस मंसूर कहीं आइनी बेंच में नज़र नहीं आ रहे। जस्टिस मंसूर को पहला धचका उस वक्त पहुंचा जब उनकी एक्टिविटीज़ की बुनियाद पर और वो एक 1 साइडेड पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह पर एक ग्रुप बना लिया और काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट आने लगे, उनके बयानात आने लगे और जो आखिरी मुआरका था उन्होंने 8 रुकनी बेंच का जो फ़ैसला लिखा उसमें
पाकिस्तान की तारीख़ में और दुनिया की तारीख़ में ऐसा फ़ैसला नहीं है अनकॉन्स्टिट्यूशनल और आइन और कानून के मुकम्मल ख़िलाफ़ था और एक पार्टी को आउट ऑफ वे सपोर्ट दिया था, तो ये इस्टेब्लिश हुआ। और फिर जिस तरह से पीटीआई के ट्रोलर ने, पीटीआई के मीडिया पर्सन ने, उनके लॉयर ने, उनके आपके पार्टी जो लोग थे पार्टी के सीनियर मेंबर, उन्होंने जस्टिस मंसूर को अपना आदमी डिक्लेयर किया, तो जस्टिस मंसूर कंट्रोवर्शियल हो गए। तो पहला झटका उनको ये हुआ कि चीफ़ जस्टिस के दौर से वो फारिग हुए और अब वो चीफ़ जस्टिस नहीं रहे। दूसरा झटका उनको उस वक्त पड़ेगा जो पढ़ने जाएगा, जो लगता है कि हुकूमत उनको आइनी बेंच का सरबराह भी नहीं बनाएगी, तो उसके बाद उनकी हैसियत क्या रह जाएगी? वो एक सुप्रीम कोर्ट में जज की हैसियत होंगे और उसमें वो एक आम केसेस सुनेंगे जो 62,000 केसेस है। और अब जो उम्मीद की जाती है कि जिस जज को हुकूमत की अक्सरियत जो कि जुडिशल कमीशन में नज़र आ रही है, अगर उसको हेड बनाएगी आपके, तो वो जस्टिस अमीनुद्दीन है, जो ज़्यादा इस वक्त चांसेस है क्योंकि वो सीनियर मोस्ट भी हैं या आफरीदी के बाद। डॉक्टर दानिश, दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।